स्लाइड में। अगली स्लाइड में वो ये बोला है कि अगर एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता हो और ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र हो, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी विमा बताओ क्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होना है। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो सबसे पहले तो मेरे पास ई का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई फॉर्मूला होना चाहिए। देखो भैया ई का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R स्क्वायर। जहां अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दूं तो आ जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q/R स्क्वायर। Q1 तो चाहे हटा ही लो, ऐसा एक ही चार्ज है तो Q ही रहने देते हैं इस तरह से। तो E ये एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट मैंने उधर भेज दिया, तो E एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई Q/R स्क्वायर। अब ये बताओ इस हाफ के अंदर कोई विमा होगी? जो ये हाफ लिखा हुआ है इसके अंदर विमा नहीं होगी। हाफ वाला हाफ नहीं है भाई, ये मैथ वाला हाफ है, ठीक है। कभी विंटर में तुम हाफ याद आ रहे हो, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है, इसमें हमारे पास जो ये 1/2 लिखा हुआ है इसके पास तो विमा होगी नहीं, तो इसको क्यों ढोना जबरदस्ती, इसको हटाओ। फिर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का मतलब है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और इंटू ई, यही तो मतलब है इसका। ई की पावर जो 2 हुई पड़ी थी उसको मैंने अलग अलग कर लिया, एक हो गया एप्सिलॉन नॉट ई और एक हो गया ई। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर क्या किया, ये एप्सिलॉन नॉट ई की जगह तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी पूरी, रख दो भैया। यहाँ क्या आया 1/4 पाई Q/R स्क्वायर। और एक ई का फॉर्मूला और होता है हमारे पास, एक ई का फॉर्मूला होता है हमारा Q इंटू F/Q, एक फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू क्या होता है हमारा F/Q, बल बटे आवेश। 12th की बुक का पहले चैप्टर का फॉर्मूला, बल बटे आवेश। तो एक ई की जगह मैंने क्या रखा, एक ई की जगह रखा मैंने F/Q। अब देखो एक चीज दिमाग में आई होगी कि यार हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, सर ने ऐसा ही क्यों किया, ठीक है। तो पहले इसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन आगे लेके जाने से पहले। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1/2 की तो विमा होती नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की विमा मेरी याद नहीं है और ई की भी विमा मेरी याद नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट और ई को ऐसी चीजों में तोड़ना है जिनकी विमाएं मुझे पता हो। तो मैंने देखा कि यार ई और एप्सिलॉन नॉट किस फॉर्मूले में आता है। तो सबसे पहले 12th के पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश जो चैप्टर है उसके अंदर ई और एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले एक साथ आया, तो मैंने वहां से ये एक फॉर्मूला लिखा। फिर मुझे ई और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे की गुणा में चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ था न्यारा, बिल्कुल ये था इस तरफ, बिल्कुल न्यारा एक लब्बा बैठा था, तो हमने इसको एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से उठा करके ई की तरफ भेज दिया, तो ये हमारा बन गया ई एप्सिलॉन नॉट। इधर अकेला तना रह गया 1/4 पाई Q/R स्क्वायर। अब मैंने इस फॉर्मूले को देखा गौर से कि इसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट इंटू ई तो कर लिया अलग और ये वाला ई कर लिया अलग, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब मुझे यहाँ क्यू की भी डायमेंशन पता है, आर की भी डायमेंशन पता है और 1/4 पाई की डायमेंशन तो होती नहीं है क्योंकि ये नंबर है, तो मुझे इन दोनों की पता है, इसलिए मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा। अब बात रही इस वाले ई की, तो मैंने एक और फॉर्मूला याद किया। एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बराबर होती है जो वैद्युत क्षेत्र का बल होता है बटे आवेश। तो मैं इसका मतलब इस वाले ई की जगह क्या रख दूंगा, F/Q रख दूंगा। ये F/Q रख दिया। अब यहाँ पर हमारी मौज आ गई, मौज क्या आ गई, Q से भैया Q भी कैंसिल हो गया और इसकी तो विमा वैसा ना होती, तो बेसिकली क्या बचा, ये केवल इतना बचा कि ऊपर तो बचा केवल F और नीचे क्या बचा हमारा R स्क्वायर। अब बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mL - 2 और R बेसिकली दूरी है, तो दूरी की विमा होती है L2। जैसे ही L2 ऊपर गया ये बन गया हमारा mL - 1 और T - 2। तो जो हमसे पूछा गया था 1/ε0 E स्क्वायर, इसकी विमा क्या है हमारी mL - 1 T - 2। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये भैया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो चीज हमसे पूछी जाती है ना, हमें उसकी विमा नहीं पता होती है, तो हमें उसे अपने आधार पर, अपने अकॉर्डिंग
किसी ऐसी चीज में तोड़ना होता है जिसकी विमा हमें पहले से पता हो। जैसे यहाँ पर 2 ई थे और एक एप्सिलॉन नोट था, तो एक ई और एप्सिलॉन नोट को तो मैंने क्यू और आर में तोड़ दिया, और जो दूसरा ई था, जो कि मुझे उसकी भी विमेय सूत्र नहीं पता है, तो मैंने दूसरे वाले ई को फोर्स अपॉन क्यू, आवेश, यानी बल बटे आवेश के अंदर मैंने ब्रेक कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ ब्रेक किया तो क्यू से क्यू भी कैंसिल हो गया, 1/4 पाई भी, उसकी तो विमा होती नहीं तो उसको भी हटा देंगे, तो केवल इतना सा बचा। और ये काफी आसान है, मुझे बल की विमा भी डायरेक्ट याद है, और आर बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर एक दूरी होती है, तो दूरी का मुझे पता है कि वो क्या होगी, विमा, दूरी की विमा एल होती है। तो इस तरह से जो है मैंने 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा जो है वो निकाल ली। अब इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर रख देता हूँ, और बड़ा कर दूंगा मैं इसको। देखो ये है, ये एक काम करता हूँ, पहले मैं उसको छोटा कर देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, इसको एक तरफ हटा देते हैं, पहले छोटा कर देते हैं इसको। ये हो गया, ओके। अब आ जा भाई, तू आ जा इधर जी। तो अगला क्वेश्चन हो गया ये हमारे सामने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि -1/2 पावर में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की विमा बतानी है। तो देखो भैया, ना तो मेरी म्यू नोट की याद है, ना एप्सिलॉन नोट की याद है, तुम्हारी भी याद नहीं होने की, पर तुम्हें एक रिलेशन याद रखना है कि सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ये होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ का वर्गमूल ले लूँ तो सी बराबर हो जाएगा √1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। अच्छा, अंडर रूट का मतलब तो होता ही घात 1/2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट की घात 1/2। ये नीचे प्लस की घात है, ऊपर जाएगी कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और उसकी पावर -1/2। अब यहाँ से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो इधर हमारी अबाल बवाल भौतिक राशि है, ये इतनी बड़ी, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये बराबर है सी के। और सी क्या होता है, सी वही प्रकाश अंकल की चाल। सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और कहाँ पर चाल होती है, निर्वात में चाल होती है बेसिकली। तो ये बेसिकली चाल और वेग है। तो ये बताओ, अगर वो चाल और वेग है तो ये पूरा भी क्या होगा, चाल और वेग होगा। तो जब उसकी विमा LT-1 होती है तो इसकी विमा भी क्या होगी, LT-1। तो इसकी विमेय सूत्र क्या है हमारे पास, LT-1। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहाँ पर दिया हुआ है, LT-1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें रिलेशन याद करना पड़ता है, क्योंकि हमें म्यू नोट की भी नहीं पता है, हमें एप्सिलॉन नोट की भी नहीं पता। तो क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके होते हैं। अगर हमें सब रास्ते याद होंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक शेर है इसके लिए कि अब हमें डर नहीं है गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो अगर तुम्हें बहुत सारे मेथड्स पता है तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, एक फेल होगा दूसरा लगा लोगे, दूसरा फेल होगा तीसरा लगा लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है तुम मल्टीपल क्वेश्चंस अलग अलग अप्रोच के साथ कर सकते हो, कुछ तुम्हें नया करा भी दिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, थोड़ा सा अलग टाइप का। यह है, निम्नलिखित में से किसकी विमा समय की विमा है। तो इस बार हमें चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने हैं, और मुझे ये बताना है कि इन चार ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी विमा केवल और केवल टी बचती है, क्योंकि वही समय की विमा होती है। तो L/C, L/R, R/L, C/L, ये सब चीजें हमें सॉल्व करनी है, और फिर मुझे ये बताना है कि किसकी विमा जो है वो टी आ रही है। तो इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि L क्या है, C क्या है और R क्या है। देखो, 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल जाएंगी कलेक्टिवली एक साथ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एल जो होता है ना, एल होता है हमारा प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, इसका निशान ऐसा होता है इस तरह से। सी क्या होता है, सी बेसिकली होती है धारिता, इसके लिए संधारित्र बनाया जाता है इस तरह से। ये लाइन ज्यादा आगे हो गई, मिटान देंगे हम, पूरा ही मिटान, ठीक है। और आर, आर क्या होता है, आर होता है जी भैया प्रतिरोध, प्रतिरोध।
इससे तो सब वाकिफ होंगे, ये दिखने में ऐसा होता है। तो पहले जो 3 चीज हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं हमने उनको समझा। एक एल क्या होता है, एल होता है हमारा प्रेरकत्व, सी क्या होता है, सी होता है हमारा धारिता, ठीक है, और आर क्या होता है हमारा, आर होता है हमारा बेसिकली प्रतिरोध। अब ये तो जनरल प्रतिरोध है ही, जो एल है उसका भी एक प्रतिरोध होता है। क्या प्रतिरोध होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सएल, और ये बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के। तो अगर यहां से मैं निकालना चाहूं कि भाई मुझे एल का मान बताओ क्या होगा, तो एल का मान मेरा यहां से आ जाएगा एक्सएल बाई ओमेगा। ऐसे ही धारिता सी, धारिता के लिए फॉर्मूला होता है एक्स सी, ये इसका प्रतिरोध होता है सी वाले का, संधारित्र का। तो ये होता है हमारा 1/ओमेगा इंटू सी। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा 1/XC इंटू ओमेगा, ये आ गया। और आर तो प्रतिरोध हमारा है ही, उसकी विमा तुम समझ लो कि बस हम ओम ही मान लेंगे अपने सॉल्यूशन के लिए। हम उसकी विमा क्या मान लेंगे, हम उसकी विमा को ओम ही मान लेंगे, हालांकि ओम होती नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आर प्रतिरोध की विमा ओम नहीं होती है, बट हमने थोड़ी देर के लिए ओम ही मान लिया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है। अब देखो कैसे करना है आगे को क्वेश्चन। हमसे पूछा है L इंटू सी, पहले ऑप्शन में पूछा है L इंटू सी बताओ क्या होगा, तो मैं L इंटू सी कर दूंगा। तो L इंटू सी तो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पर यही तो है, तो मैं L इंटू सी कर दूंगा। तो जब मैं इस तरफ की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा L इंटू सी इक्वल्स टू, और इस तरफ की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्सएल बाई ओमेगा की, किससे, 1/XC इंटू ओमेगा सा। अब देखो एक्सएल का मात्रक भी जो होता है ओम होता है, एक्सी का मात्रक भी ओम ही होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक भी ओम ही होता है। इन तीनों के मात्रक बराबर होते हैं। मात्रक बराबर होने का मतलब है कि इन तीनों की विमाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्सएल का मात्रक ओम, एक्सी का मात्रक ओम, तो ओम मात्रक से ओम मात्रक कैंसिल हो गया। ये ऐसे कह लेंगे कि ओम मात्रक की विमा से ओम मात्रक की विमा क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्या बचा, ये हमारा बचा 1/ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर ओमेगा क्या चीज है, ये भी चीज आ गई है। तो ओमेगा जो होता है वो होता है हमारा कोणीय वेग, कोणीय वेग। इसको हम कोणीय आवृत्ति भी बोल देते हैं, इसको हम कोणीय आवृत्ति भी बोल देते हैं। कंफ्यूजन मत करना, दोनों चीजें जो होती हैं वो एक ही होती हैं। एक घर का नाम समझ लो, एक समझ लो इसके स्कूल का नाम। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति का, ये होता है कोण बटे समय, कोण बटे समय। अब एक बात बताओ, मैंने ये बताया था जब मैंने मूल राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया था कि दो पूरक राशियां होती हैं, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और इन दोनों के बारे में मैंने खास बात बताई थी कि पूरी फिजिक्स में केवल यही दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके पास इनके मात्रक तो हैं पर इनकी मात्रक की विमा नहीं है। अब यहाँ पर कोण आ गया, इसका मतलब कोण की विमा तो नहीं होगी। जब कोण की विमा नहीं होगी, ऊपर वाले की विमा नहीं है, तो कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति के पास किसकी विमा बची, समय की विमा बची। यानी ऊपर तो कोई विमा है नहीं, नीचे विमा क्या आ जाएगी हमारी टी, और ये टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टी माइनस के। इसका मतलब है ओमेगा की विमा कितनी लिखनी है, ओमेगा की विमा लिखनी है हमें टी माइनस 1। चलो यहाँ पर पुट करते हैं ओमेगा की विमा टी माइनस 1। तो जैसे यहाँ पर मैं टी माइनस 1 पुट करूंगा, ये इस तरह से इसकी पावर 2 करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/टी की पावर माइनस के 2, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या ये समय की विमा के बराबर है, नहीं, ये समय की घात 2 की विमा के बराबर है, टी स्क्वायर की विमा के बराबर। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया भाई हमारा गलत। पहले ऑप्शन से तो समय की विमा जो है वो नहीं आई। अब हमें दूसरा ऑप्शन सॉल्व करना, उसके लिए जगह तो है नहीं, तो मुझे इसे बिठाना पड़ेगा, तो मैं इसको बिठान देता हूँ। चलो इसको इतने को बिठा देता हूँ बस, जो सॉल्व किया था, बाकी की तो जरूरत पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारा आर बाई एल, आर बाई एल। तो आर तो मुझे पता है इसका मात्रक ओम होता है, तो आर के साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, वैसे भी छेड़छाड़ नहीं करते किसी के साथ, गंदी आदत होती है। तो आर तो हो गया ऐसी कैसी, एल और देखना, हाँ एल के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ मैं, एक्सएल अपॉन ओमेगा। तो मैंने यहाँ का रखा एक्सएल, और जो डिवाइड में ओमेगा आता वो कहाँ चला गया भैया, ऊपर चला गया। इसकी जो नीचे लिखा जाता है वो कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। अब देखो फिर से वही कहानी,
आर का मात्रक ओम, एक्सएल का मात्रक ओम, तो ओम मात्रक से ओम मात्रक कैंसिल हो सकता है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ओम मात्रक की विमा से नीचे वाले ओम मात्रक की विमा क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आर से एक्सएल कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा हमारा, केवल ओमेगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल हमारा ओमेगा, और ओमेगा की विमा क्या है, ओमेगा की विमा है t-1, तो इसकी विमा कितनी आई हमारी, t-1। तो क्या ये समय के बराबर है, नहीं, ये तो समय के इनवर्स के, समय के व्युत्क्रम के बराबर है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो भी हमारा जो है करेक्ट नहीं है, ये भी हमारा समय की विमा के बराबर नहीं आ रहा है। अब मैं चेक करूंगा इसके लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है L/R, L/R। अच्छा ये तो R/L था ना अभी जो सोल्व किया था, चलो फिर से सोल्व कर देता हूँ, छोड़ो। L के लिए क्या यूज करेंगे, XL/ओमेगा, XL/ओमेगा, और नीचे एक R तो भैया पहले से ही है, तो XL का मात्रक भी ओम है, R का मात्रक भी ओम है, तो ओम की विमा से ओम की विमा क्या हो गई, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, और ओमेगा का ये रही ओमेगा की विमा t-1, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, t-1, और जैसे ही t-1 ऊपर पहुंचेगा ये क्या बन जाएगा हमारा t, जो कि किसकी विमा होती है, जो कि होती है हमारी समय की विमा। और हमसे क्या पूछा था, समय की विमा ही हमसे निकलवा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद जो है C/L, ये तुम्हें चेक करना है, खुद से चेक करना है इसको, सेम ऐसे ही ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, L की भी लिखी हुई है, C की भी लिखी हुई है। कहाँ से आई है ये सब वैल्यू, ये सब वैल्यू आई है हमारी जो भौतिक विज्ञान 12वीं की है, उसके अंदर एक चैप्टर आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का, शायद 10वां चैप्टर है, तो वहां से ये ली गई है। ओके, समझ में आ रही है बात। अब इसी तरह के और क्वेश्चंस पर नजर मार लेते हैं, और कोई क्वेश्चन होगा तो इस तरह का उसको भी देख लेंगे, देखते हैं आगे कोई है या नहीं, नहीं बस एक ही था वो तो। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग तरह का आया। इसमें क्या चीज यूज करने वाले हैं हम, इसमें मैंने एक चीज बताई थी कि विमाओं का समंगता का एक सिद्धांत होता है। उसमें क्या होता है, उसमें मैंने ये बताया था कि दो भौतिक राशियां आपस में तभी जोड़ी व घटाई जा सकती हैं जब उनकी विमाएं आपस में एक समान हो। इसका मतलब है तुम बल के अंदर बल को ही जोड़ या घटा सकते हो, तुम द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हो, या फिर द्रव्यमान में से द्रव्यमान को ही घटा सकते हो, या वेग के अंदर वेग ही जुड़ेगा, विस्थापन के अंदर विस्थापन जुड़ेगा, या फिर विस्थापन में से विस्थापन को ही घटाया जा सकता है। इस तरह से जो है ना, मैंने विमाओं का सघन मतलब होमोजेनिटी का प्रिंसिपल होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में तो मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो ये मैंने बताया था लास्ट वाली, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देख लेना। अब देखो इसके अंदर क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर वही यूज होने वाला जो मैं अभी समझा रहा था तुमको। यहाँ पर दिया हुआ है x = at + bt², x चली गई दूरी है जो कि किस में है, किलोमीटर में है, तथा t जो है समय है जो कि किस में है, सेकंड में है। तो b का मात्रक बताना क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन के लिए पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ, x = at + bt², ये हो गई इक्वेशन। उसने बोला x चली गई दूरी है किलोमीटर में, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा दूरी है, उसने ये बोला। तो अगर ये दूरी है तो ये पूरा सौदा भी क्या होगा जी, दूरी होगा, और ये पूरा भी क्या होगा जी, ये भी होगा हमारा दूरी। तो तीनों चीजें क्या हो गई हमारी, दूरी के बराबर हो गई। तो अगर ये तीनों ही चीजें दूरी के बराबर हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि a × t की विमा जो है, की विमा वो बराबर होगी किसके, दूरी की विमा के, दूरी की विमा के। देखो मैंने at के अंदर bt² जोड़ा और आंसर क्या मिला, दूरी। दो चीजों को जोड़ करके दूरी मिल रहा है, इसका मतलब दोनों चीजें जोड़ी हैं वो भी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, क्योंकि दूरी के अंदर दूरी को जोड़ करके ही दूरी आ सकता है। इसका मतलब है अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी होगी और ये भी दूरी होगी। तो अगर ये दूरी है तो इसकी विमा दूरी के बराबर होगी, तो a × t की विमा बराबर होगी किसके, दूरी की विमा के। अब a तो एक कांस्टेंट है, उसका पता नहीं, तो a तो रहने दो ऐसे ही। t समय है, उसने बोला है समय की विमा कितनी होती है, कैपिटल T। दूरी, दूरी किस में नापी जाती है, दूरी हमारी मीटर किलोमीटर इसमें नापी जाती है, उसकी विमा क्या होती है, L होती है, तो इसकी विमा होगी हमारी L। मैं इस T को इधर भेज दूंगा तो A हो गया हमारा LT-1। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता वो A की विमा,
तो हम उसको क्या बताते हैं कि विमा आ रही है LT-1। बट ए के बारे में उसने हमसे पूछा नहीं है, मैंने सोल्व करके बता दिया है। अब हमें बी की बारे में बात करनी है, तो मैं बी के बारे में बात करता हूँ इसी के अंदर। सेम चीज अगर मैं इस वाले के लिए लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि BT² की विमा जो है वो भी किसके बराबर होगी, वो भी होगी दूरी की विमा के बराबर। अब B इंटू टी तो समय है, समय की विमा हो गई हमारी T, और उसका स्क्वायर मतलब T2, और दूरी की विमा क्या होती है, L होती है। अब ये T2 इधर जाके हो जाएगा B इक्वल्स टू हमारा LT-2, इस तरह से। तो B की जो विमा आई हमारी वो क्या आई हमारी LT-2 की विमा के बराबर आ गई। तो B की विमा कितनी आई LT-2। A की विमा हमसे कोई पूछता तो कितनी आ जाती है वो LT-1। तो LT-1 से मैं ये कह सकता हूँ कि A क्या है, A हमारा वेग है। अगर हमसे नाम पूछने लगता तो अगर हमसे कहता इस इक्वेशन के अंदर A का नाम बताओ, A कौन सी भौतिक राशि है, तो आंसर क्या आता वेग। हमसे पूछता A की विमा बताओ, आंसर क्या आता LT-1। हमसे पूछता B का नाम बताओ, तो LT-2 किसकी विमा होती है, ये होती है त्वरण की, यानी B क्या है यहाँ पर, B है त्वरण इस इक्वेशन के अंदर। और अगर हमसे विमा पूछता तो कितनी आती LT-2। लेकिन उसने हमसे इन सबसे थोड़ी सी अलग चीज पूछी है। उसने क्या पूछा, उसने पूछा बी का मात्रक बता दो। अब देखो यहाँ पर मात्रक कैसे लिखना होता है, इतना तो हमें करना ही है। ये मात्रक, ये लंबाई दी हुई है, एल विमा किसकी होती है, लंबाई की होती है। उसमें देखो चली गई दूरी किस में नापी गई, किलोमीटर में, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। ओके, उसके बाद माइनस पावर हो तो बटे का निशान लगा लो। टी समय, समय किस में नाप रखा उसने, सेकंड में, तो सेकंड की पावर कितनी होगी 2। तो बी का मात्रक क्या हो गया हमारा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कहाँ, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी करेक्ट आंसर हो गया। अगर ए का पूछने लगता, एल दूरी लंबाई किस में दी हुई है उसने, किलोमीटर में, तो आ गया जी किलोमीटर, माइनस के निशान से डिवाइड का साइन आ गया। टी समय, समय किस में दिया हुआ उसने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड के अंदर समय है, तो ये आ जाता हमारा किलोमीटर पर सेकंड। तब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो इस तरह से वो एक कोई इक्वेशन दे करके उसके अंदर जो कांस्टेंट दिए हुए होंगे ए बी सी डी ई, उनके नाम भी पूछ सकता है कि भैया नाम बता दो इनके क्या क्या। इनकी विमा भी पूछ सकता है कि विमा बता दो, और ऐसे मात्रा भी पूछ सकता है। लेकिन इन सब के लिए क्या चीज जरूरी है, मुझे विमा का पता होना बहुत जरूरी है। विमा पता होगी तो मैं भौतिक राशि का नाम भी बता दूंगा, विमा पता होगी तो मैं नाम बता दूंगा, विमा पता होगी तो मात्रा भी बता दूंगा, विमा पता होगी तो मैं मात्रा भी बता दूंगा। इतनी बात समझ में इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन था हमारा इक्वेशन वाला। सब आए हुए क्वेश्चन है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें से ही एक आध क्वेश्चन तुम्हारे नीट के एग्जाम में इस बार आ भी जाए। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मुझको, 1 मिनट का। हम है यहाँ, ओके आ जा बेटा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक कण है, उसका वेग दिया हुआ है हमें। ये इक्वेशन किसकी दी हुई है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है कण के वेग की। v बराबर AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, इस तरह से करके, जहाँ ए बी सी जो है वो सब नेतांक दिए हुए हैं, और उसने ए बी सी तीनों की विमा हमसे पूछ ली। जैसे मैं बता रहा था कि विमा भी वो पूछ सकता है, मात्रक भी वो पूछ सकता है, और वो उनके नाम भी पूछ सकता है। पिछले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछ लिए थे मात्रक की, भैया बी का मात्रक बताओ। ए का भी पूछ सकता था उसके साथ में, जैसे यहाँ उसने तीनों के तीनों ही पूछ रखे हैं। कभी कभी केवल वो विमाएं भी पूछ लेता है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे आसान है, उसने दे रखा है कण का जो वेग है हमारा v, वो निर्भर कर रहा है AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी पर, इस पर निर्भर कर रहा है। और उसने हमसे पूछा है कि ABC नेतांक है, तो ABC की विमा निकालो। तो अभी मैंने बताया था दो भौतिक राशि आपस में जोड़ी व घटाई तभी जा सकती है जब उनकी विमाएं कैसी हों, एक जैसी हों। समय में समय जुड़ेगा, दूरी में दूरी जुड़ेगी, और वेग में जुड़ेगा वेग। ये बात मैंने भी समझाई थी। तो उसने बोला है कि टी क्या है, टी है जी हमारा समय, और समय में क्या जोड़ रहा हूं, समय में जोड़ रहा हूं सी। तो समय में मैं क्या जोड़ सकता हूँ, समय ही जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब सी क्या है, सी भी समय है, और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। तो इसका मतलब सी की विमा क्या होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। देखते हैं, यहाँ सी की विमा LT², यहाँ सी की विमा T², यहाँ सी की विमा L, और यहाँ सी की विमा T। तो कहाँ पर दी हुई, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, और आंसर आ गया। मुश्किल से 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था बस, ये समझो तुम।
3 सेकंड में देख के आंसर सोच के टिक भी हो सकता था, बट हम इसको जो है पूरा पूरा कर लेते हैं कि पूरा कैसे होगा। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इतना ही था। ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हुए हैं एग्जामिनर ने कि दिमाग लगाना नहीं है फालतू, यहीं देख लेना। अच्छा टाइम के अंदर सी को जोड़ रहे हैं तो टाइम के अंदर टाइम जुड़ सकता है, इसका मतलब सी भी टाइम ही है, और अगर सी भी टाइम है तो इसकी विमा भी टाइम के बराबर होगी। टाइम की विमा कितनी होती है? टी होती है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे लास्ट में टी कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में, और हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को पूरा पूरा करने का तरीका क्या है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये पूरा क्या है, ये पूरा टाइम है, और सी की जो विमा है वो आ गई टी। एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। कैसे? v बराबर हो गया ए टी प्लस, अगर ये पूरा टाइम है तो मैं इसको b बटे समय लिख सकता हूँ, क्योंकि समय में समय को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास? समय ही आने वाला है। अब अगर ये वेग है तो ये भी क्या होगा? ये भी वेग होगा, और ये पूरी स्ट्रक्चर भी क्या होगी हमारे पास? वेग होगी। अब मुझे एक बात बताओ, किस चीज के बटे में समय लिख करके वेग आता है? चलो वेग का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यहाँ का लिखा हुआ b बटे समय। तो बताओ b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए था? दूरी लिखा हुआ होना चाहिए था ना, यानी b किसके इक्वल होना चाहिए था? b यहाँ से इक्वल आना चाहिए था किसके? दूरी के। और अगर b दूरी है, और दूरी का विमा क्या होती है? दूरी की विमा होती है l, तो इसलिए b की विमा क्या हो गई हमारी? l हो गई। तो अगर मैं b की विमा लिखूं तो b की विमा तो हो गई हमारी l, और c की विमा तो स्टार्टिंग में पता चल गई थी कितनी है? t, क्योंकि समय में समय ही जोड़ सकते हैं। विमा किसकी रहेगी निकालने से? केवल केवल a की विमा रहेगी, उसे भी निपटाते हैं। देखो अगर ये वेग है तो ये भी वेग ही होगा, इसका मतलब इन दोनों की विमाएं आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेग की विमा ये बराबर होगी ए टी की विमा के। अब वेग की विमा कितनी होती है? वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1, ए इंटू टी। क्या है? टी हमारा समय, और समय की विमा कितनी होती है? समय की विमा होती है टी। अब ये टी इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस के 2, यहाँ क्या रहा? ए। तो ए की विमा जो है हमारी वो किसके इक्वल हो गई? ए की विमा हमारी इक्वल हो गई एल टी माइनस के 2 के। अब बस हमें यही देखना है कि ए एल टी माइनस 2 लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ एल टी माइनस 2, बी की जगह एल होना चाहिए और सी की जगह टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। इस तरह से, हालांकि क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसने ये जो टर्म दे दी ना, इससे क्वेश्चन पूरा पूरा खत्म हो गया था, क्वेश्चन का खेला हो गया था सारे का। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें जो है इस तरह से चीजें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन इस नियम को याद रखना कि समय के अंदर हमेशा क्या जुड़ेगा? समय जुड़ेगा। वेग के अंदर हमेशा क्या जुड़ेगा? वेग जुड़ेगा। दूरी के अंदर दूरी, द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान, घनत्व के अंदर हमेशा घनत्व ही जोड़ा व घटाया जा सकता है। इसका मतलब है अगर दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ व घट रही है ना, तो इसका मतलब उनकी विमा कैसी होने वाली है? बराबर होने वाली है। अच्छा, ये रूल भाग और गुणा के लिए नहीं है, केवल जोड़ने और घटाने के लिए है। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। ओके, एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हम ये भी देख लेते हैं। पहले से थोड़ा सा नीचे करते हैं, बड़ा करते हैं, इस तरफ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये भैया ये एक समीकरण है इस तरह से। P को बोल दिया उसने दाब, V को बोल दिया आयतन हो, थीटा को बोल दिया उसने ताप। ताप के लिए हम केल्विन का यूज कर लेंगे, तथा A और B जो है नेतांक का। हमसे क्या पूछा? A का विमेय सूत्र बता दो भैया क्या होगा। अब A का विमेय सूत्र पूछा हमसे, तो A का विमेय सूत्र निकालने के लिए इसकी तो जरूरत हमें है ही नहीं। अब देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि P के अंदर हमने जोड़ा है A/V², और उसने बोला है कि P क्या है? P है हमारा दाब। ये क्या चीज है? ये है दाब। तो जैसे मैंने बताया कि दो एक जैसी भौतिक राशियां आपस में जुड़ घट सकती हैं, तो अगर ये दाब है तो ये भी क्या रहेगा? ये भी रहेगा दाब। इसका मतलब है A के बटे में V² की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? दाब की विमा के बराबर होनी चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं A/V² की विमा वो बराबर होनी चाहिए दाब की विमा के। अब दाब की विमा मैंने आज ही सोल्व करवाई, इस वीडियो की स्टार्टिंग ही वहां से हुई थी। तो A तो रहा देखो हमारा ऐसा, V², V क्या है हमारा? यहाँ पर V है हमारा आयतन। तो देखो आयतन की विमा होती है L3, और उसका भी क्या करना है मुझे? स्क्वायर। अब ये इक्वल टू का साइन। दाब की विमा होती है ML-1 T-2, ये होती है दाब की विमा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये आ जाएगा हमारा LA/L⁵ इस तरह से।
5 6 आ जाएगी l⁻6, क्योंकि 3 2 जार 6, 3 दूनी 6। और इधर आया हमारा क्या चीज, इधर आया हमारा ml-1 और t-2। अब सिंपली क्या होना है, अब सिंपली बस इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जानी है और a की विमा हमारे सामने आ जाएगी। तो अगर मैं a की विमा लिखना चाहूँ a बराबर, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इधर होगी तो m तो ऐसे ही रहेगा, ये l-1 है प्लस के 6 है, तो l की पावर कितनी आ जाएगी 5 और t की पावर कितनी रहेगी -2। तो a की विमा कितनी है, a की विमा हमारी ml5t-2, ml5t-2 भैया ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, मोस्टली सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब बेस्ट छांट का छठोर क्वेश्चन लेकर आया बेहतरीन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको पहले इधर से शिफ्ट कराना पड़ेगा, रुको। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। क्लास में तो मैंने कराया भी था, चलो हल्का तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, देख लो। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि P का समय के साथ संबंध दिया हुआ है समीकरण में, अल्फा एक नेतान दे दिया, अल्फा की बीमा पूछी उसने, क्या होगी। तो P की इक्वेशन देखो, सबसे पहला काले से लिखूंगा इसे तो मैं, P की समीकरण उसने दे रखी है P0, फिर EXP का मतलब क्या है, EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है ऐसे E की घात में कुछ लिखा हुआ, तो ये माइनस के अल्फा और t²। अब अगर तुम्हें स्टार्टिंग की वीडियो याद हो, जहां पर मैंने वी में विश्लेषण, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, वहां मैंने ये बताया था साइन कोस टेन की कोई बीमा नहीं होती है, लॉग वगैरह की कोई बीमा नहीं होती है, और e⁻x वगैरह की भी कोई बीमा नहीं होती है। इसका मतलब है कि इस पूरे हिस्से की बीमा नहीं होगी। अच्छा, अगर इसकी बीमा नहीं है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि अल्फा इंटू t² की बीमा नहीं है। अच्छा, अब तक तो सबकी बीमा आ रही थी, तो हम लिख देते थे ml फलाना ढिमका, लेकिन अब बीमा नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अल्फा इंटू t² की जो बीमा है वो बराबर है m0, l0 और t0। अगर बीमा नहीं है तो मैं सबकी पावर कितनी कितनी कर दूंगा, 0 0 0 कर दूंगा। अब t क्या बोला हुआ उसने, t उसने बोला हुआ है समय के साथ संबंध, इसका मतलब t क्या है, यहाँ पर समय है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अल्फा इंटू, ये हो गया हमारा समय की बीमा t और उसका स्क्वायर, यहाँ क्या रहा हमारा m0, l0 और t भी 0। अब जैसे ही t2 इधर आएगा, अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारी m0, l0 और t-2। अब या तो ऐसे दिखा रहे हैं तो या सिंपली केवल क्या लिख दो, t-2 लिख दो, दोनों चीजें सही हैं। तो अल्फा की बीमा किसके बराबर होगी, t-2 की बीमा के बराबर होगी जी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो